Assalamu alaikum. I'm Fasiha Fatma, and today I'm here to share a little bit of knowledge of a certain spice, एक ख़ास और मखसूस मसाले की, जिसने पूरी दुनिया को अपने पीछे पागल कर रखा है और जिसकी मोहब्बत में जंग, नकल मकानी और एक पुरअसर कॉलोनिस्ट राज की बुनियाद और इख्तिताम भी हुआ। तो जी फिर मैं आपको जिस स्पाइस के बारे में बताने जा रही हूँ आज, अगर उसका फॉर्मल इंट्रोडक्शन दूँ तो ये सिज़िजियम एरोमेटिकम ट्री की खुशबूदार फूलों की कॉम्पलें हैं जो खिलने से पहले ही उतार ली और सुखा ली जाती हैं। या आसान अल्फाज में कहूँ तो लौंग, ये वही लौंग हैं जिनके पीछे इलायची गवाची थी, जिसको तीसरी सदी में भी इतनी अहमियत हासिल थी कि चाइनीज़ एम्परर हान से बात करने वालों को पहले इसे चबाने का हुक्म दिया जाता ताकि उनके मुंह से खुशबू आ सके, जिसे चाइनीज़ और आयुर्वेदिक अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता था। और कई अरसा मुसलमान ताजिर इसकी तिजारत करते रहे, लेकिन इसकी पैदावार का असल मुकाम हमेशा सीगाए रास रखा गया। और शायद ये अमल बहुत ज़रूरी था, जिसकी हिकमत आने वाले वक्त में उस वक्त वाज़ेह हुई जब एक पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर यानी पुर्तगाली खोजी इंडोनेशिया के एक जजीरे मालुको आइलैंड पर पहुंचा, जिसे स्पाइस लैंड के नाम से भी जाना जाता था। और फिर इस पुर्तगाली खोजी ने ऐन किसी फफे कुटनी खाला फिरनी की तरह पूरे यूरोप में इस आइलैंड की शोहरत कर दी। दरअसल ये खित्ता ही लौंग की पैदावार का खित्ता था, और लौंग की पैदावार उस वक्त दुनिया में सिर्फ इंडोनेशिया के चंद खित्तों तक ही महदूद थी, और वहीं से तमाम दुनिया में ताजरों के ज़रिए बेची जाती थी। यूरोप में इस वक्त लौंग को इस कदर अहमियत दी जाती थी कि उसे सोने के बराबर तोला जाता था। तो जैसे ही इस खित्ते की शोहरत यूरोप में फैली, पुर्तगीज़ और स्पेनिश ने इस खित्ते के लिए, इस कीमती असासे के लिए लड़ना शुरू कर दिया। किले बनाए और तबाह किए गए, जंगों का आगाज़ हुआ, लेकिन इख्तिताम में डच इस खित्ते की हुकूमत में काबिज़ हुई। और डच ईस्ट इंडियन कंपनी, जो कि 1602 में क़याम पज़ीर हुई, इस वक्त अपनी ताकत की वजह से मशहूर थी, और उसने अपनी ताकत के ज़ोर पर इस खित्ते में अपनी हुक्मरानी का आगाज़ किया। लौंग के लिए मुँह मांगी कीमत हासिल करने के लिए लौंग की पैदावार को सिर्फ 8,000 से 10,000 टन फ़ी साल तक महदूद कर दिया गया, और बाकी तमाम पैदावार को समंदर में बहा दिया जाता। ना सिर्फ ये, बल्कि मालुको आइलैंड के अलावा तमाम आइलैंड्स जहाँ लौंग की पैदावार थी, वहाँ से लौंग के दरख्तों को काटने का और जलाने का हुक्म दिया गया, यहाँ तक कि लौंग की पैदावार मालुको आइलैंड तक महदूद होकर रह गई। लौंग के पौधे और बीज रखने या उनकी तिजारत पर भी पाबंदी नाफिज की गई, यहाँ तक कि जिसके पास ये मौजूद हो उसको कत्ल करने का हुक्म दिया गया, और ये हुक्म मुकामी लोगों के घरों तक नाफिज होता था, जिसके साथ साथ कत्ले आम भी किया गया। डच ने इस बात को यकीनी बनाया कि मालुको आइलैंड के अलावा किसी भी खित्ते में लौंग का कोई भी दरख्त ना बचे, जिसके बायस डच लौंग की पैदावार के वाहिद हुक्मरान बने, जिससे डच क्लोव मोनोपोली का आगाज़ हुआ। डच ने मुँह मांगी कीमतें वसूल की और अपने इस प्रिविलेज को एक लंबे अरसे तक इंजॉय भी किया। लेकिन चूँकि हर अरूज को एक ज़वाल है, इस अरूज के ज़वाल की शुरुआत 1770 में उस वक्त हुई जब एक फ्रेंच मिशनर ने माउंट गैमालेमा के करीब उस वाहिद दरख्त को खोज निकाला जिसने ना सिर्फ डच बल्कि मुकामी लोगों की नज़रों को भी धोखा दे दिया था। And the clove tree was standing alone in the woods, thinking that nobody's gonna know. तो फिर जी इस पर्दा नशीन छुपे रुस्तम दरख्त को एफो का नाम दिया गया।
جس کے بیج سیشلز اور زنزبار تک لائے گئے، اور یہاں بیجوں سے درخت اور درخت سے دوبارہ لونگ کی پیداوار میں کم از کم 20 سال سے زائد کا عرصہ درکار ہوا، اور تب تک ڈچ اپنے واحد کلوو پروڈیوسر ہونے کے پریولیج کو انجوائے کرتے رہے۔ لیکن جلد ہی زنزبار became the number one producer of cloves in the world, through which it broke the Dutch monopoly of cloves. And soon after that, the Dutch East Indian Company rolled up their sails and declared their bankruptcy. اور اس طرح ایفو دا کلوو ٹری ہسٹری میں ایک خاموش ہیرو کے طور پر جانا جانے لگا، جس نے اپنی خاموشی اور پردے میں رہنے کی وجہ سے اپنی قوم کے لیے کہیں نہ کہیں آزادی کی جد و جہد میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ۔ تو جی حاضرین، آخر میں ایفو کا پردے سے باہر آنے کی وجہ سے 2014 میں کسی بیوقوفی کے باعث ایفو کی شاخوں کو کاٹا اور جلا دیا گیا، اور آج ایفو اپنی زندگی انارکلی کی طرح خوشحال ایک دیوار کے پیچھے گزار رہا ہے، یعنی ڈیڈ۔ تو جی یہ تھا قصہ لونگ کے لالچ میں کی جانے والی حکمرانی اور اس حکمرانی کے اختتام کا، جو کہ لونگ کے درخت سے ہوا۔ میں امید کرتی ہوں آپ آج بھی کریں گے اپنے لونگ کو بہت چیریش، بالکل اسی طریقے سے جیسے کرتی ہے الائچی اور انڈونیشینز۔ اور نہ صرف لونگ بلکہ کیجیے گا اپنا بھی بہت خیال۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بائے بائے۔